फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नॉवल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 19वीं एपिसोड का 7वां पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उस पार्क के सारे दरख्तों पर खिज़ा उतरी थी। जली हुई घास पे जगह जगह चुरमुर करते भूरे पत्ते गिरे थे। कशमाला उन पत्तों पर पैर रखती कदम कदम आगे बढ़ रही थी। पार्क के सिरे पे एक संगी मेज़ बनी थी जिसके दोनों अतराफ बेंच थे। वो दूर से ज़ियाद को वहाँ बैठे देख सकती थी। वो कुनिया मेज़ पर रखे सर हाथों में गिराए हुए था। वो उससे चंद मीटर दूर था। हर कदम के साथ माला का जहन किसी एल्बम की तरह यादों के औराक पलट रहा था। वो टेरेस पे कड़ी ब्राउनी खा रही थी और वो नीचे अपनी माँ के साथ खड़ा था। वो निकाहनामे पे दस्तखत कर रही थी। वो मालदीव के साहिल पे नंगे पैर चल रहे थे। ज़ियाद ने ज़ोर से उसका बाजू जकड़ा था और उसे दीवार तक धक्का दिया था। वो सर्द कंटेनर के फर्श पर बैठी थी और वो उसके सामने खड़ा था। वो उसके ऐन सामने आके रुकी। कोई पत्ता जूते तले आके आ गया। चुरमुर की आवाज़ आई। ज़ियाद ने चौंक के सर उठाया। उसे देख के बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। वो उसकी आंखों में देख रही थी। ज़ियाद ने नज़रें झुका दी, हाथ से सामने बैठने का इशारा किया। वो पहले से कमज़ोर लग रहा था। दाढ़ी भी बढ़ गई थी। माला ने क्रॉस बॉडी बैग कंधे से नहीं उतारा, न ही कोट का बटन खोला। बस उसी तरह सामने बैठ गई जैसे ज़्यादा वक्त के लिए ना आई हो। आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे कहने पे नहीं आई, तुम मेरे कहने पे आए हो। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देख रही थी। ज़ियाद ने सर बात में हिलाया। बदर का कुछ पता चला? मैं बदर के बारे में बात करने नहीं आई, उसको मैं ढूंढ लूँगी। मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ। ज़ियाद के लिए उसके अल्फाज गैर मुतवक्को थे। वो बस टकर टकर उसका चेहरा देखने लगा। क्या मतलब? तुमने उस रोज़ मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें कभी माफ़ कर सकूँगी, और मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी क्योंकि तुमने मुझे अजियत दिया। ज़ियाद का सर झुक गया, ऐसे जैसे वो कभी उसके सामने चेहरा नहीं उठा सकेगा। तुम मेरी माँ के भी कातिल हो और मेरी सैनिटी के भी। तुम्हारे दिए हुए ज़ख्मों की वजह से मैं पिछले 5 साल से शदीद ट्रॉमा का शिकार हूँ। शौहर तो बीवी को मार के आगे बढ़ जाता है, लेकिन अब्यूज़्ड हुई औरत को कहीं बरस लगते हैं हील होने में। तुम्हारी वजह से मैं नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती क्योंकि हर मर्द को देखकर मुझे ये खौफ आता है कि कहीं वो ज़ियाद सुल्तान जैसा ना निकल आए। तुम्हारी वजह से मैं किसी मर्द पे एतबार नहीं कर सकती। वो किसी गुस्से या नफरत से नहीं कह रही थी, वो बहुत आराम से सादगी से बता रही थी। ज़ियाद ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे अल्फाज तुम्हारे ज़ख्म नहीं भर सकते, लेकिन मैं दिल से पशेमान हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत तारीख है, पछतावों में घिरी हुई। मैं अपने किए की सज़ा काट रहा हूँ और काटता रहूँगा। तुम्हें कभी भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। माला ने सर नफ़ी में हिलाया। मैंने भी यही सोचा था कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद माफ़ी बनती ही नहीं है। लेकिन वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। फिर मुझे किसी ने ये समझाया कि दूसरों के गुनाह का बोझ मेरे दिल को नहीं उठाना चाहिए। हम पुराने ज़ख्म याद रखेंगे तो नई मोहब्बतों की जगह दिल में कैसे बनेंगी। वो बोल रही थी और उस खिज़ा आलूद दोपहर में ज़ियाद सुल्तान बैठा बस उसे सुन रहा था। मैं तुम्हारे दिए हुए ज़ख्मों को जब तक माफ़ नहीं करूँगी वो भरेंगे नहीं। मैं 5 साल से तुम्हारे दिए बोझ उठा रही हूँ और अब मैं इनको अपने दिल से उतारना चाहती हूँ। मेरी हीलिंग की कुंजी यही है। आंसू ज़ियाद के चेहरे पे फिसल के पड़ी हुई शेव में गुम हो रहे थे। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम वाकई बदल गए हो या ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है, लेकिन मैं तुम्हारे अमल की जवाबदेह नहीं हूँ। मैं सिर्फ, माला ने हाथ अपने सीने पर रखा, अपने दिल के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे अपने दिल को खाली करना है हर किस्म के ग्रज से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से, दुख से। उसने हाथ नीचे गिराया। वो अभी तक उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन किसी मलामत से नहीं, सिर्फ दर्द से, हमदर्दी से। आज मैं तुम्हें दिल से माफ़ करती हूँ ज़ियाद, हर उस चीज़ के लिए जो तुमने मेरे साथ की, क्योंकि मेरा दिल पुराने दुखों का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकता। तुमने बाकी दुनिया के साथ जो भी किया वो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ज़ियाद का चेहरा फिर से झुक गया। आंसू बहते हुए थोड़ी सी मेज़ पर टप टप गिर रहे थे। उसे नहीं याद उसने ऐसे खामोश अंदाज में कभी ज़ियाद सुल्तान को रोते देखा। बस यही बताना था, तुम मेरी किसी बद्दुआ का हिस्सा नहीं होगे। मुझे तुम्हें कोई सज़ा मिलते नहीं देखनी, ना मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई हिसाब बाकी रहे। फिर वो उठ खड़ी हुई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, पुरसुकून, चल लम्हे के लिए भीगी आंखें वापस खुश्क हो चुकी थी। ज़ियाद ने गीला चेहरा उठा के उसे देखा। उसके सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। तुम्हारे लिए एक नसीहत है, अगर तुम वाकई दिल से नादिम हो तो खुद को बदल लो, ज़िंदगी फिर से शुरू करो और अब की बार इसे बेहतर तौर पे गुजारना। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। वो पलट गई तो वो बेख्तियार खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। बदर के मिलते ही तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। लेकिन घास पर चलती कशमाला रुकी, पलट के नहीं देखा।
लेकिन मैं वाकई अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़ा उल्टा रहा हूँ। क्लीन स्लेट, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। वो जैसे हिचकिचाया, क्या तुम मेरी किताब पढ़ोगी? नहीं। कशमाला मुबीन बहुत सुकून से उसकी तरफ पलटी, उन्हीं निगाहों से उसे देखा। उन निगाहों में कुछ भी नहीं था। मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम्हारे ज़ख्मों को दिल से इसलिए निकाला ताकि तुम मेरी किसी याद या किसी हिसाब किताब का हिस्सा न रहो। ज़ैद के चेहरे से लगता था किसी ने दूसरी दफ़ा उसे कैद खाने में डाल दिया। लोग गलत कहते हैं कि मोहब्बत का उल्ट नफ़रत होती है। मोहब्बत का उल्ट इनडिफरेंस होता है, फ़र्क न पड़ना, एक दूसरे के लिए बेमायनी हो जाना। जब तुम नफ़रत थी, तुम मेरी बद्दुआओं का हिस्सा थे। अब नहीं रहोगे। मेरा दिल आज से तुम्हारे दिए दुख से खाली है। खुदा हाफिज़, ज़िया सुल्तान। और वो पलट गई। अब घास पर तेज़ तेज़ चलती वो उससे दूर जा रही थी। वो उसके पीछे नहीं आया। वो वहीं बेंच पर बैठ गया और सर मेज़ पर रख दिया। पार्क के किनारे कशमाला रुकी और मुड़ के उसे देखा। वो सर हाथों दिए रो रहा था। उसकी आंखों में पानी भरने लगा, लेकिन उसने नफ़े में सर हिलाया। 5 साल बाद जैसे उसका दिल आज़ाद हो गया था, इतना आज़ाद कि उस लंबे चौड़े मर्द को रोते देखकर भी उसे कुछ महसूस न हुआ था। लकड़ी के घर के उस कमरे में एक वाहिद जर्द लैम्प चला था। मालिक फरीद आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे थे। उसके बेड को हाल ही में अस्पताल के बेड से तब्दील किया गया था। हाथ की पुष्ट पर आईवी लाइन लगी थी और स्टैंड से लटकी ड्रिप कतरा कतरा जिस्म में उतर रही थी। आहट पे उन्होंने चौंक के उन्हें आंखें खोली। चौखट में माहिर खड़ा था, कोट बाजू पर डाले, बिना जूतों के। वो यासियत से उन्हें देख रहा था। उन्होंने अब्रू से इशारा किया, अंदर आ जाओ। वो सर झुकाए कदम कदम चलता अंदर आया। उसके कदम सुस्त थे, जैसे नढाल हो, शिकस्त खोरदा हो। नीम दराज नीम अंधेर कमरे में भी वो उसके चेहरे पे फैली वीरानी देख सकते थे। वो उनके करीब कुर्सी खींच के बैठा, घुटनों पर कुहनियाँ रखे और मुट्ठी होंठों पर रखे सर झुका दिया। वो सामने दीवार को देखते रहे। चल हमें इसी तरह गुजर गए। फिर माहिर सीधा हुआ, ज़ारा ने, जानता हूँ। उनकी सर्द आवाज़ पे उसने बेख्तियार उनका चेहरा देखा। उस चेहरे पे कोई तासुर न था सिवाय हल्की सी उकताहट के, जो शायद तकलीफ का नतीजा थी। ये फैसला तुम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया था, तब भी किसी ने मुझसे नहीं पूछा। अब भी अपनी मर्ज़ी से तोड़ रहे हो। माहिर ने ज़ख्मी नज़रों से उनको देखा। ये उसका फ़ैसला है। उन्होंने जवाबन एक सख्त नज़र उस पर डाली। मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम जब उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी पेचीदा हो जाएगी। तुम ज़ारा से और किस चीज़ की तवक्को करते थे? माहिर के कंधे ढलक गए। उसने सर झुका दिया, आंखें बंद किए, हाथ से आंखें मसलने लगा। वो जैसे थक चुका था। ज़ारा को ये फैसला ना करना पड़ता। अगर तुम चंद महीने पहले एक गलत फैसला ना करते। माहिर ने दुखती कनपटी सुलाते हुए पूछा, हमारे फैसले ने तुम्हें नाखुश किया है मालिक? खुश तो मैं इस फैसले पे भी नहीं था जो तुम लोगों ने मुझसे पूछे बिना किया था। वो उसी तलखी से कह के सामने देखने लगे। वो नाखुश नहीं थे, तकलीफ़ में थे। चल हमें उसी पसमर्दा सी खामोशी की नज़र हो गए। मैं हमेशा ज़ारा का ख्याल रखूँगा। मालिक फरीद के आईवी लाइन लगे, हाथ में हल्की सी लर्जिश हुई। उन्होंने ज़ोर से मुट्ठी में चादर भींच ली। चेहरा अलबत्ता पुरसुकून रहा। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी हो तुम हमेशा उसकी फैमिली बने रहो। उसने इस बात में सर हिलाया। कंधे बोझल थे, दिल बोझल था। वो मालिक का सामना कैसे करेगा, यही सवाल उसको सुबह से खाया जा रहा था। लेकिन ये मुलाकात उसकी तवक्को से बेहतर थी। उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। ज़ारा मेरी फैमिली है और मैं उसकी फैमिली हूँ। हम कभी जुदा नहीं होंगे। मालिक फरीद ने इस बात पे तबसरा नहीं किया। वो उसी तरह दीवार पे गिरते साए देखते रहे। मैं ज़ारा के लिए, मेरा मसला इस वक्त ज़ारा नहीं ज़ियाद है। उन्होंने एक तेज़ निगाह उस पर डाली। क्या उसने तुमसे रब्ता किया? माहिर ने उकता के कंधे उचकाए। अभी तक तो नहीं, लेकिन करेगा। पहली दफ़ा मालिक फरीद की आंखों में तशवीश से उभरी। माला उसके बारे में क्या कहती है? यही को वो नादिम है, उसे पछतावा है, वगैरह वगैरह। तुम्हें उसके वगैरह वगैरह पे यकीन है? माहिर ने जैसे बदमज़ा होकर नाक से मक्खी उड़ाई। लोग नहीं बदलते। मालिक फरीद ने गौर से उसको देखा। लोग बदल भी सकते हैं, लेकिन शायद तुम वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा तल्ख होते जा रहे हो। माहिर ने पीछे को होके टेक लगाए, टांग पे टांग जमाई और बहुत फुर्सत से उनको देखा। ज़ियाद कभी नहीं बदलेगा। माला उसकी नदामत पे यकीन कर सकती है, मैं नहीं। और अगर तुम गलत हुए, जैसे शायद तुम सोजैन के बारे में हो, वो इतनी बुरी नहीं है जैसे मैं कल पैदा हुआ था। माहिर फरीद का हलक तक कड़वा हो गया। मालिक साहब ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। ये तय था कि वो खुद को हमेशा इंसानों का बेहतरीन जज समझता था। वो उसकी राय को नहीं बदल सकते थे। अगर ज़ियाद वाकई नहीं बदला तो अपना इंतकाम लिए बगैर इस शहर से नहीं जाएगा। मैं ज़ियाद से नहीं डरता। माहिर बेजारी से कुछ कहते कहते रुका, एकदम चौंक के मालिक को देखा।
तुम्हें उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और ज़ियाद का मामला है। तुम मालिक, उसने तनबीही अबरू उठाया, तुम ज़ियाद वाले मामले से दूर रहोगे? अब्दुल मालिक फरीद उकताहट से कंधे झुकाए। मैं क्यों इस मामले में पढ़ूंगा? ये तुम्हारी अपनी पैदा करदा पेचीदगियाँ हैं। साथ ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाए। उनकी तकलीफ़ जिस्मानी भी थी और वो बढ़ती जा रही थी। एक गहरा सांस माहिर के होंठों से खारिज हुई। कंधे नीचे गिर गए। फिर उसे याद आया, तुम्हारा क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होने जा रहा है। उसकी आवाज़ पस्त हो गई। हाँ, देखते हैं। अब्दुल मालिक फरीद बुड़बुड़ाए, उकताहट बेजारी। हो सकता है ये दवा ट्यूमर को श्रिंक कर दे। अगर मुझे दवा लगे, क्या मालूम वो मुझे प्लेसबो लगा दे। फिर अचानक से चौंक के माहिर को देखा। माथे पे लकीरें उभरी। और मैं तुम्हें तनबीह कर रहा हूँ माहिर फरीद, तुम किसी भी तरह मेरे ट्रायल में मदाखलत नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा समझते हो तुम मुझे? उसने ताज्जुब और अफसोस से मालिक को देखा था। वो चंद लम्हे उसे घूरते रहे, फिर इत्मीनान से सर हिला दिया। वो कुछ देर उनके पास बैठा रहा, चंद रूटीन की बातें करता रहा। वो ज़ारा के मौजू पे बात नहीं करना चाहते थे, वो समझ गया था। जब वो जाने के लिए उठा तो उन्होंने चेहरा उठा के उसे देखा। उनकी आंखों में उसी तशवीश की रमक दोबारा दिखाई दी थी। एहतियात करना माहिर, वो ज़ियाद की बात कर रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो ज़ियाद सुल्तान से नहीं डरता था। माहिर की कार के इंजन की आवाज़ उन्हें कमरे में सुनाई दी थी। फिर कार दूर होती गई। तब उन्होंने घंटी बजाई। अमार तेज़ी से कमरे में आया। जी सर। अमार ने पहले कुर्सी दुरुस्त जगह पर रखी, फिर मुअद्दिब सा उनके साथ आ खड़ा हुआ। क्या तुम ज़ियाद सुल्तान को लोकेट कर रहे हो? अमार ने इस बात में सर हिलाया। जल्द हमें उसके बारे में मालूम हो जाएगा। मुझे ट्रायल शुरू होने से पहले ज़ियाद सुल्तान अपने सामने चाहिए, जिंदा सलामत। वो बेचैनी से कह रहे थे। अमार ने सर तस्लीम खम किया। फिर वो झटका। माहिर ने जाते हुए मुझे तनबीह की थी कि अगर आप कहें तब भी मैं ज़ियाद सुल्तान की तलाश में ना निकलूं। वो नहीं चाहता कि हम इस मामले में मदाखलत करें। अब्दुल मालिक फरीद ने हल्के से कंधे झुकाए। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फिर हाथ से जाने का इशारा किया। माहिर की कार उस पहाड़ी से नीचे उतर के सुनसान सड़क पर तेज़ दौड़ रही थी। रात गहरी हो रही थी और वो इलाका वीरान था। एक मखसूस मकाम पे पहुंच के वो कार रुकी। वहाँ पहले से एक छोटी नीली कार खड़ी थी। ड्राइवर उर्दल बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। नीली कार के साथ खड़ा शख्स तेज़ी से माहिर के साथ वाली खाली सीट पर बैठा और दरवाज़ा बंद किया। बाहर सर्दी थी और कार अंदर से गर्म थी। तुम्हारी अमानत, माहिर ने पैरों के अचानक करीब पड़ा। चुरमी बैग अपने और नवार्द के दरमियान रखा। दाढ़ी वाला नौजवान कदरे हिचकिचाया। एक नज़र बैग को देखा जो भरा हुआ था और फिर माहिर को जो उसे देख रहा था। ये कानूनन जुर्म है। मेरा मेडिकल लाइसेंस मुअत्तिल हो सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम सारी उम्र के लिए मुझे ख़रीद लोगे। उसने इस बात में सर हिलाया। बैग के स्ट्रिप पे हाथ रखे, फिर थूक निकला। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अब्दुल मालिक फरीद को प्लेसबो नहीं, असल दवा लगेगी। लेकिन माहिर बे, वो हिचकिचाया, ये दवा का ट्रायल है, कोई गारंटी नहीं है कि ये असर भी करेगी। माहिर के चेहरे पे ज़ख्मी सा तासुर उभरा। जानता हूँ, लेकिन मुझे आखिरी कोशिश करनी है। और अगर मैं पकड़ा गया? कैसे पकड़े जाओगे? कैश दे रहा हूँ, कोई साबित नहीं कर सकेगा कि हमारे दरमियान लेन देन हुआ है। मेल नर्स ने सर हिलाया, बैग थामा और दरवाज़ा खोलने लगा। जब माहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो चौंक के पलटा। अगर दवा ने काम ना किया और मालिक मर गया, तब भी मैं तुम्हारा मकरूज़ रहूँगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूरे यकीन से कह रहा था। नर्स ने इस बात में सर हिलाया। अगले ही लम्हे वो बैग लेकर कार से बाहर जा चुका था। मालिक बे ऐसा नहीं चाहते थे। फरबिहा ड्राइवर उर्दल ने कार वापस स्टार्ट करते हुए अफसोस से बैक व्यू मिरर में उसे देखा। मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए उर्दल। वो अब खिड़की से बाहर देख रहा था। स्याह आसमान धीरे धीरे बरसने लगा था। बारिश अभी अभी थमी थी। बालकनी शदीद सर्द थी, लेकिन वो फिर भी रिठाई से वहाँ बिछे काउच पर बैठी थी। उस रोज़ की निस्बत आज उसने गर्म कपड़ों की तहें पहन रखी थी, पैर मेज़ पर जमा रखे थे और ऊनी कंबल कंधों के गिर्द लिपटा था। वो छत पे झूलते बल्ब की रोशनी में एक किताब पढ़ रही थी जब बराबर में दरवाज़ा स्लाइड होने की आवाज़ आई। माला की तवज्जो किताब से हट गई। रुक के आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आज भी माहिर के साथ कोई था तो वो पहली आवाज़ सुनते ही अंदर चली जाएगी। दरवाज़ा स्लाइड करके बंद हुआ और खामोशी, कुर्सी खींचने की आवाज़। वो भी शायद बारिश के बाद का आसमान, पानी और उसके किनारे खड़ी कश्तियाँ देखना चाहता था। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। वो दोनों दीवार के आर पार बैठे थे, ऐसे कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। दीवार से आगे रेलिंग थी।
वो चंद कदम चल के आगे जाती तो उसको देख पाती, लेकिन वो वहाँ से नहीं उठी। कैसे हो? ऊंचा सा पुकारा। कुर्सी धकेली गई, उठने की आवाज़, तेज़ कदम। फिर वो रेलिंग के साथ दिखाई दिया, गर्दन निकाल के झांकता, चेहरे पे हैरत थी। यहाँ से आवाज़ इस तरफ जाती है, मुझे नहीं मालूम था। मुझे कोई हमसाया नहीं था इतने अरसे से। वो ट्राउज़र्स पे स्वेटर पहने खड़ा खुशगवार हैरत से बालकनी की साख देख रहा था। वो काउच पर यूँ नीम दराज थी कि पैर मेज़ पर थे और कंबल सारे वजूद के गिर्द। मैंने पूछा, कैसे हो? रेलिंग पर बाजू रखे खड़ा माहिर मुस्कुराया। कैसा लग रहा हूँ? अफसुर्दा, दुखी। उसने किताब नीचे की, फिर पैर उतारे। ज़ारा ने मुझे अंगूठी वापस कर दी। वो जो किताब रख के उठ रही थी एकदम शशदर रह गई। लम्हे भर के लिए कुछ कह ना सकी। क्या मतलब? उसने रिश्ता तोड़ दिया? वो माला की तरफ से पलट गया था। वो अपनी रेलिंग पे कूनियाँ जमाए यूँ खड़ा हो गया कि पुश्त अपार्टमेंट की तरफ थी और चेहरा सामने पानी की तरफ। क्यों? वो उसी के अंदाज में आ खड़ी हुई, कूनी रेलिंग पे रखी, लेकिन रुख माहिर की जानिब मोड़ लिया। दोनों की बालकनियों के दरमियान 1 फुट का खला था। उधर पैर फिसला और नीचे खाई। ऐसा खला जिसको पार किया तो वापस आना मुमकिन न था। उसने चंद वजूहात बताई। इस वक्त मुझे यकीन आ गया। अब सोचूं तो लगता है कुछ मिसिंग है। माला ने थूक निगला। और मालिक साहब, वो उतना दुखी नहीं था जितना मुझे तवक्को थी। जिसका मतलब है? माहिर ने गर्दन मोड़ के उसे गौर से देखा। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। शायद इसका ताल्लुक इस बात से है जो तुमने मालिक को कही थी, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। सारे सच अपने वक्त पे खुल ही जाते हैं। माला ने कंधे झुकाए और सामने देखने लगी। पानी के किनारे बंधे कश्तियों में लगे कुमकुमे रोशन थे और फोल्डिंग चेयर्स पे 2 बूढ़े आदमी बैठे प्यालियों में कहवा अंडेल रहे थे। मैं आज ज़्याद से मिली। माहिर के अब्रू बेयकीनी से उठे। क्या उसने तुम्हें? तेज़ी से कहने लगा। जब मैंने उसे बुलाया था माहिर, मुझे उससे बात करनी थी, बदर को ढूंढने के लिए, उसकी माफ़ी कबूल करने के लिए। वो अब के पूरी उसकी तरफ घूम गई। उसने पिछली मुलाकात में मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने उसे उसके लिए माफ़ नहीं किया। मगर आज मैंने उसे अपने लिए माफ़ कर दिया। माहिर फरीद के चेहरे पे कड़वाहट सी उभरी। हाउ स्वीट। यानी तुम्हें लगता है वो बदल गया है? वो बदले या ना बदले, वो अपने अमल के लिए जवाब दे और मैं अपने दिल के लिए। मुझे अपना दिल हल्का करना था, क्योंकि मैं एक बोझ लिए जी रही थी। दूसरों के लिए नफ़रत, गम, उनके दिए हुए ज़ख्म याद रखना, ये सब बोझ है जो हमें मूव ऑन नहीं करने देते। जब तक मैं ज़्याद को माफ़ नहीं करूँगी, मेरा दिल स्याह रहेगा। माहिर ने अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। टचिंग। लेकिन वो नहीं बदलेगा। याद रखना, मैं इंसानों के बारे में गलत नहीं होता। तुम एक दफ़ा उसके बारे में गलत हो चुके हो, जब तुमने कहा था कि उसने बदर को अगवा किया और कोई नया सरकार नहीं है। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। ओके, एक दफ़ा गलत हो सकता हूँ, माना कि उसने बदर को अगवा नहीं किया, लेकिन हर दफ़ा मैं गलत नहीं होऊंगा। वो दोनों अब अपनी अपनी बालकनी पे एक दूसरे की तरफ रुख किए खड़े थे। अगर तुम्हें उसको माफ़ करना खुश करता है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं बदलेगा। तुम्हें एक नसीहत करूँ माहिर, प्लीज़ मत कहना जो कहने जा रही हो, यह कि तुम भी माफ़ कर दो। माहिर की मुट्ठियाँ भींच गई और माथे पे तेवड़ियाँ दराई। सॉरी माला, लेकिन मैं ज़्याद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरे बाप की तकलीफ़, मेरी माँ का कत्ल, हिलाल की आंखें, मेरे वो असाइलम में गुजरे महीने। मैं कुछ नहीं बोला और इतना सब होने के बाद तुम मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं नगीना या ज़्याद को माफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरा ज़्याद से हिसाब। मैं उनको माफ़ करने के लिए नहीं कह रही। वो बोलते बोलते रुक गया। आंखों में ताज्जुब उभरा। फिर किसको? अपनी माँ को माफ़ कर दो। एक लम्हे के लिए दोनों बालकनियों मुंजमद हो गई, जैसे अनदेखी बर्फबारी ने उन्हें मुजस्सम कर दिया। वो कितनी ही देर कुछ बोल न सका। अपनी माँ को माफ़ कर दो माहिर, वो उसी नरमी से कह रही थी। माहिर ने चेहरा पानी की तरफ फेर लिया। अलग में गीली गेंद इकट्ठी होने लगी, जिसे उसने नीचे धकेल दिया। सब इंसान इतने अक्लमंद नहीं होते कि रेड फ्लैग्स वक्त पे देख सकें। नहीं नज़र आए तुम्हारी माँ को शम्स के रेड फ्लैग्स। उन्होंने वो किया जो उनको अपने लिए बेहतर लगा, जैसे मैंने किया था, जैसे अक्सर औरतें और मर्द करते हैं। माना कि उन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे बाप को दुख दिया, लेकिन तुम उनको माफ़ ना करके अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। मुझे उनसे कोई गिला नहीं। माफ़ी की क्या बात है फिर? उसने सर झटका। वो अब भी कश्तियों को देख रहा था। गिला हो या ना हो, तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया। जिस दिन कर दोगे, तुम्हारा दिल भी उतना हल्का हो जाएगा जितना मेरा। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो कुछ नहीं बोला। तब वो खनखारी, पर्पल क्यों? माहिर ने चेहरा नहीं मोड़ा, लेकिन वो उसकी बेसाख्ता मुस्कुराहट देख सकती थी। वो मैं क्यों बताऊंगा? क्यों नहीं बताओगे? मादाम,
वो उसकी तरफ घूमा और सोच सोच के लफ्ज़ अदा करने लगा। आपने अभी तक मेरी कर्मजी अमारत के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया। कंबल लपेटे खड़ी सुर्ख नाक वाली लड़की ने अब्रू भींच लिए। हर चीज़ तुम्हारे लिए बिजनेस डील क्यों होती है? और आपको चाहिए कि अपने साइज़ की टोपी खरीदे। उसकी तंग टोपी की जानिब इशारा किया जिसका पोम पोम हवा में खड़ा था। अलबत्ता टैग शायद वो उतार चुकी थी। खरीद लूँगी जब तुम मेरे 535 लेरा वापस करोगे, आंखें घुमा के बोली और गुड नाइट कह के पलट गई। वो हंस दिया और जेब तक हाथ लेकर गया, लेकिन वो देख सकता था कि वो वापस नहीं आने वाली। दरवाज़ा स्लाइड हो गया और वो बालकनी में तन्हा रह गया। 535 लेरा। वो मुस्कुराते हुए वापस रेलिंग पे झुक गया। बारिश से गीला शहर इसी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो कैब की एक बेरौनक और मसरूफ़ सुबह थी। ऑफिस कैबिन्स में नज़र आते स्वरों की तादाद आज पहले से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि आज किसी का भी वर्क फ्रॉम होम डे नहीं था। आज के दिन सब ऑफिस आए थे, सिवाय माहिर फरीद के। वो किसी को सुबह से दिखाई नहीं दिया था। चंद चहमगोइयाँ अलबत्ता ऑफिस में गर्दिश कर रही थी। फाइनेंस वाली असमारा ने कहा कि जारीना फरीद से मंगनी टूटने के बाद वो दिल बर्दाश्त है और कुछ अरसे के लिए दुनिया से किनारा कश हो चुका है। लीड आर्किटेक्ट बारिश का कहना था कि वो मालिक बे की बीमारी के बायस मसरूफ़ है। अलबत्ता कॉफ़ी बॉय और जान ने एक एक शख्स को दान निकालते हुए खबर दी कि उनके साइकोपैथ बॉस को बैरवल की बेकरी पे किसी लड़की के साथ जारा ने देख लिया था और फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके मंगनी की अंगूठी वापस कर दी और कहा कि दरवाज़ा उस तरफ है। गुस्से में माहिर ने सारी बेकरी के अमले को जॉब से फारिग कर दिया। अगर जारा ने उसे बेकरी पे देखा था तो मंगनी रेस्टोरेंट में क्यों तोड़ी? किसी ने संजीदगी से ओजान से पूछा तो वो ट्रे उठाए मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला गया। सारे ऑफिस को उसकी मंगनी टूटने का कैसे इल्म हुआ? वो जब अपनी खाली स्क्रीन को देख देख के बेजार हो गई तो कुर्सी के पहिए धकेल के शबनम के करीब ले गई। उसने ऐनक के पीछे से माला को घूरा। बादशाह को अपनी इतनी खबर नहीं होती जितनी दरबारियों को होती है। फिर सोच के पेन दांतों में दबाया। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? मैं उसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ। बदमज़ा होकर वो वापस अपने डेस्क पे चली गई। जारा से मंगनी टूटने पे सबकी गॉसिप उसे बुरी नहीं लग रही थी। हर किस्म की राय और अंदाजे सुन सुन के वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। फिर खुद को सर्जनिश की, उफ माला कितनी बुरी बात है। तभी फ़ोन जू जू करने लगा। ब्लॉक नंबर। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। यही चाहते थे ना तुम कि उन दोनों की मंगनी टूट जाए? कान में एयरपोर्ट घुसाते हुए उसने सीट पे टेक लगाई। नहीं माला, मैं चाहता था कि तुम उसको बताओ। एक ही बात है, तुमने कहा था तुम बदर को। ना ना ना, वो जैसे मुस्कुरा रहा था। ऐसे सुलह सफाई से मंगनी नहीं तोड़वानी थी मैंने। मुझे केओस चाहिए था, ड्रामा ज़ारा की हद तक। मगर तुमने अपने हिस्से की डील पूरी नहीं की। मुझे मालूम था तुम यही करोगे। तुम उसे खुद से नहीं छोड़ोगे। तुम बदर की इतनी फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। एक नर्स और नैनी उसके साथ है। वो तेज़ी से सीधी होकर बैठी, चेहरे पे बेकरारी उमड़ आई। वो खाना खाता है ठीक से? आंखें भीग गई। खाना इतना बड़ा मसला नहीं है, बस बोलता नहीं है। आंसुओं का गोला उसने जबरन हलक से नीचे धकेला, फिर आवाज़ धीमी की। यानी तुम उसको नहीं छोड़ोगे? तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब वही हुआ है जो तुम चाहते थे तो तुमने कुछ नहीं किया, वो दरश्ती से कह रहा था। ज़ारा को डर था कि तुम माहिर को बता दोगी। उसने ये इसलिए किया है ताकि तुम्हारे पास माहिर को बताने की वजह न रहे। वो जैसे उससे मायूस हुआ था और कशमाला मुबीन के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना बहुत बड़ा गुनाह है आलियान। जानते हो माँ किस तकलीफ़ से गुजरती है? ओह प्लीज़, तुम मुझे किसी गिल्ट ट्रिप पे नहीं भेज सकती और मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने कल कबीरा ताई को कॉल करके बता दिया कि मैंने उनके बेटे को ढूंढ लिया है। वो सांस तक न ले सका। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, मुझे झूठा और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब मैंने उनको तुम्हारा स्केच दिखाया तो वो पहचान गई और वो इतनी खुश हुई कि मेरी ममता को भी सुकून आ गया। गैस व्हाट, वो पहली फ़्लाइट से इस्तांबुल आ रही हैं। खामोशी, गहरी खामोशी। और फिर व्हाट? उससे उसकी दबी दबी घराहट सुनाई दी। तुम्हारे पास मेरा बेटा है तो मेरे पास तुम्हारी माँ है। आलियान मुस्कुरा के फ़ोन नीचे किया और कॉल काट दी। कुर्सी पे टेक लगाया उसने उसे दाएं बाएं घुमाया। बहुत दिन बाद आज वो ऐसे खुल के मुस्कुराई थी और तभी मैसेज टोन बजी। माहिर फरीद। बल आखिर उसने गहरी सांस लेकर मैसेज खोला। वो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था।
वो एक खस्ता हाल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। पुश्त पे खिड़कियां थी जहां तारों पे रंग बिरंगे कपड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। बिल्डिंग के दामन में कूड़े के स्याह बोरे नुमा शॉप पर भरे हुए रखे थे और 3 बिल्लियां उनके गिर्द मंडला रही थी। एक ट्रक करीब में रुका खड़ा बारी बारी कचरा दानों को उठा के अंदर अंडेल रहा था। एक सफ़ेद SUV तेज़ी से बाहर पार्क होती दिखाई दी। नीले कोट वाली सुजैन तेज़ी से बाहर निकली, रिमोट से कॉर लॉक की और भागते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुई। ठक 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 वो अजलत में जीने चढ़ रही थी। मतलूबा फ्लोर तक पहुंचने से पहले वो पर्स खंगालने लगी, एक चाबियों का गुच्छा बाहर निकाला, 3 जीने मजीद अबूर किए और फिर रुक गई। जीनों के दरमियान साकिब जामिद वो बलाई जीने पर बैठा था, लंबा ग्रे कोट पहने, फुर्सत से एक बूट निचले और एक बूट उससे निचले जीने पर जमा था, कमर दीवार से लगाए, उंगलियों में सुलगता हुआ सगार था। माहिर भाई आप? सुजैन की रंगत सफ़ेद होने लगी। हाँ मैं। ओह सॉरी। उसने सगार का जलता हिस्सा नन्ही डिब्बी में झटका। तुम्हें शायद गैस कंपनी ने कॉल की थी, गैस लीकेज की बदबू आई थी उन्हें। डोंट वरी, गलत फहमी हुई थी उनको। सुजैन का चेहरा गुलाबी होने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ हलक से घराहट की सूरत निकली। रियल स्टेट। सीढ़ियों पर बैठा आदमी मुस्कुराया। सुजी ने लब भींच ली और सीने पे बाजू लपेट लिया। तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है सुजैन, लेकिन मेरे भाई का वक्त कीमती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम खुल के बात कर लें। उसने गर्दन मोड़ के पीछे दिखाई देते अपार्टमेंट के दरवाजे को देखा। ये तुम्हारा असल अपार्टमेंट है, किराए का अपार्टमेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा लाइफस्टाइल कायम रखने के लिए नाकाफ़ी है। तुम्हारे बाप ने सारी उम्र ईमानदारी से नौकरी की, उसने कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। सोजी आंखें छोटी करके उसे देखती, खामोशी से सुनती गई। लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने ये अपार्टमेंट बैरबल को नहीं दिखाया। बैरबल को तुम हमेशा अपनी दोस्त के अपार्टमेंट लेकर जाती हो, वहीं दो जो कमीशन पे हाई एंड बैग्स बेचती है। उस अपार्टमेंट में तुम्हारे 2 बैग्स हैं, सिर्फ असली बैग्स, लाखों की मालियत के बैग्स। इसीलिए तुम गैस लीकेज का सुन के चली आई। इन 2 बैग्स के सिवा तुम्हारे सारे बैग्स और ज्वेलरी रेंट की होती है। आप ये साबित नहीं कर सकते? मुझे साबित नहीं करना, ना मैं इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ड्रामे से तंग आने लगा था। और जानती हो मुझे कैसे मालूम हुआ? वो उसी तरह दीवार से टेक लगाए बैठा, मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम्हारे बाप की वजह से। वो मालिक का दोस्त था, अच्छा आदमी था। वो तुम्हारा ये लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि इस लाइफस्टाइल से तुम्हें किसी मर्द ने मुतारिफ करवाया था। बाद में उस मर्द ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, सो तुम्हें फिर से एक मर्द चाहिए था जिसकी वजह से तुम्हारा लाइफस्टाइल कायम रह सके। सुजैन ने पर्स में हाथ डाला, एक च्युइंगम निकाली और लबों में रखी, फिर उसे चबाते हुए माहिर के आंखों में खामोशी से देखे गई। इंसान नहीं बदलते। तुम वही सुजैन हो जिसने मेरा केस लड़ा था, और मुझे याद है हम केस के लिए कहीं कहीं घंटे काम करते थे, लेट नाइट मीटिंग्स, अगली पेशी की तैयारी। मैं कुछ भी नहीं भूला। तुम मुझे भी हिंट्स देती थी और मैं बहुत शाइस्तगी से माजरत कर ली थी, क्योंकि मैं वो मर्द नहीं बन सकता था। सो तुम किसी और की तरफ चली गई। इस वक्त बैरबल के पास उसकी दौलत नहीं थी, तब वो किसी काम का नहीं था, अब है। सो बट अगर मैं अमीर नहीं हूँ? वो च्युइंगम चबाना रोक के मुस्कुराई। बैरबल को मुझसे पैसे नहीं चाहिए और मैंने प्रीनप साइन किया है, जैसे याद दिलाया। और इसी से मैं समझ गया था कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें तलाक लेकर दौलत के 2 हिस्से नहीं करने, तुम्हें शादी के दौरान ही ज़्यादा से ज़्यादा असासे अपने नाम करवाने। अगर प्रीनप साइन न किया होता तो बैरबल को छोड़ने के बाद तुम्हें हर उस चीज़ के 2 हिस्से करने होंगे जो वो बेवकूफ़ तुम्हारे नाम लगाता जाएगा। कौन किसके असासों के पीछे है ये वक्त बताएगा। वो बहुत तेज़ी से संभल गई थी, अलबत्ता उसका लहजा बदल गया था। आपको इस केस की बातें याद हैं तो मुझे भी याद है कि कैसे आपने बैरबल के नाम प्रॉपर्टी खरीदी हुई है टैक्स बचाने के लिए। खुद उसको भी नहीं मालूम कि उसके नाम क्या क्या है। माहिर की मुस्कुराहट सिमटी, सगार का सिरा ज़मीन से मसला। यकीनन शादी से पहले तुमने उसकी तमाम प्रॉपर्टी की तफसीलात निकलवाई होगी। अ गर्ल हैज़ टू डू हर होमवर्क। उसने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। और वो मेरा शौहर है, आप हमें अलग नहीं कर सकते। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा? क्या? अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है और उसने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि मुझे क्या चाहिए, और अब एक लड़की उंगली पर लपेट रही थी और मैंने उसे बताया कि मुझे निशानतशी में एक प्रीमियम लोकेशन पे अपना ऑफिस बनाना है, मेरी अपनी लॉ फर्म। माहिर ने तहसीन से अबरू उठाए। वेल डन।
इसीलिए उसे बेकरी के स्टाफ को फारिग करते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई। सोजी ने मुस्कुरा के कंधे झुकाए। वो दोनों अभी तक जीनों के दरमियान खड़े थे। इसमें गलत क्या है माहिर भाई? वो अपनी बेकरी मुझे गिफ्ट कर रहा है और मैं उसमें अपनी लॉ फर्म बनाने जा रही हूँ। अब सिर्फ इंटीरियर के लिए मुझे एक अच्छा सा नक्शा चाहिए। आपकी फर्म का कोई आर्किटेक्ट हेल्प कर देगा ना? फैमिली डिस्काउंट। 2 दफ़ा पलके झपकाई। मुचल्लम में उसे देखता रहा। उसकी टोन, उसके खड़े होने का अंदाज सब बदल गया था। ये वही औरत थी जो उसकी वकील थी और जिसकी शख्सियत को वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। तुमने कभी इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस के बारे में सुना है? आप बता दें। जब इंसान दूर की चीज़ों पे इतना फोकस करे कि सामने की शय दिखाई न दे। वो सगार करीब रख के ट्रैश कैन में उछालता उठ खड़ा हुआ। कोट झाड़ा। मैं जानता था शादी से पहले तुमने बैरबल के नाम मौजूद तमाम असासों की लिस्ट निकलवाई होगी, सारी कैलकुलेशन करके शादी की होगी, लेकिन तुम्हारी इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस, अदम तोजही के बायस अंधेपन ने तुम्हें एक चीज़ के बारे में कभी सोचने ही नहीं दिया। जीने उतर के वो उससे एक जीना नीचे जा रुका और वो दोनों बराबर खड़े थे। क्या कहना चाह रहे हैं? बेकरी बैरबल की नहीं है। सुजैन के अब्रू नासमझी से कटते हुए। क्या मतलब? वो उसकी बेकरी मेरे नाम पे थी क्योंकि वो बैरबल ने उस वक्त बनाई थी जब उसको उसके हिस्से की जायदाद नहीं मिली थी। उसमें इब्तदाई इन्वेस्टमेंट मैंने की थी और उसे अपने नाम पे रखा था। इसका खसारा भी कई हफ्ता मैंने पूरा किया था। सोजी पलक तक न झपक सकी। तुमने हर चीज़ चेक कर ली सिवाय बेकरी के, क्योंकि उसका नाम बैरबल बेकरी है। तुम्हें लगा वो कानूनी तौर पे उसी के नाम होगी? सोजी ने थूक निकला। जबरन मुस्कुराई। फिर क्या हुआ? आप बैरबल के सामने बुरे नहीं बनना चाहेंगे। आपके एक दस्तखत से वो उसकी हो जाएगी। अच्छा हाँ ना, वो आपके सामने कागजात रखेगा और अगर आपने साइन ना किए तो इससे क्या साबित होगा? यही कि बैरबल की दौलत का लालच आपको है। मैंने बेकरी बेच दी है। सुजैन का मुंह खुल गया। शौक, सदमा, क्या मतलब? उसकी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी, लेकिन वो जीने उतरता नीचे जा रहा था। वो इतनी प्रीमियम लोकेशन पे थी, आप उसे ऐसे कैसे बेच सकते हैं? वो तिवरा के घूमी। बेच दी, बात ख़त्म। खल्लास। उसने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और जीने उतरता गया। वो बेजान सी उसी जीने पे बैठती गई। आंखें आंसुओं से भर रही थी, सर बार बार नफ़ी में हिला रही थी। वो अपनी स्याह कार का ड्राइविंग डोर खोल रहा था जब एहसास हुआ कि पीछे कोई है। एकदम से वो घूमा। बिल्डिंग के ट्रैश कैन के साथ दीवार से टेक लगाए ज़ियाद सुल्तान खड़ा था, जैकेट की जेबों में हाथ डाले, सर पर पी कैप पहने, बड़ी शेव के साथ वो मुख्तलिफ लग रहा था। फाइनली वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझसे भी माफ़ी मांगने आए हो? तंजिया ऊंचा सा पुकारा। ज़ियाद कदम कदम चलता उसके ऐन सामने आ रुका, फिर मुस्कुरा दिया। वो इस मुस्कुराहट को पहचानता था। वादा याद करवाने आया हूँ। माहिर पे एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। वो इन आंखों की चमक भी पहचानता था। कौन सा वादा? वो अध खुले कार डोर पर हाथ रख के खड़ा था। बरसों पहले उस कॉटेज के किनारे में तुमसे एक वादा किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे ही हाथों ख़त्म होगी, याद रखना। और इसी मुस्कुराहट के साथ पलट गया। तुम्हें मेरे सारे एड्रेसेस मालूम है ज़ियाद, मैं यही हूँ, जो करना है कर लो। उसने पीछे से पुकारा था। ज़ियाद रुका नहीं, तेज़ तेज़ कदम चलता आगे बढ़ गया। वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा दिया। कहा था ना माला, माहिर फरीद लोगों के बारे में गलत नहीं होता। अब उसे माला को मैसेज करना था। वो नीचे लॉबी में आई और दाएं बाएं देखा। माहिर वहाँ नहीं था, मगर वो उसे जल्दी दिखाई दिया। शीशे की दीवार के पार उसकी स्याह कार पार्क थी और वो उसे टेक लगाए खड़ा आसमान को देख रहा था। हाथ सुरमई कोट की जेबों में थे और आज शेव कदरे बढ़े हुए थे। माहिर वो कोट पहनते हुए बाहर निकली। बाल पीछे से कोट के अंदर छुप गए। माहिर ने चौंक के उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। उसे हाथ से करीब आने का इशारा किया। क्या हुआ? वो मफलर को गर्दन के गिर लपेट रही थी। आज धूप नहीं निकली थी और दोपहर के बावजूद शाम का गुमान होता था, ऊपर से सर्दी। आज मैं एक दिन में 2 दफ़ा दुरुस्त साबित हुआ हूँ और यकीनन इस वक्त तुम्हारी ईगो आसमान को छू रही होगी। वो हंस दिया, फिर सर झटका। नेवर माइंड। मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैं अंदर इतनी अच्छी गॉसिप इंजॉय कर रही थी। मालूम हो गया उन सबको। अफसोस भरी निगाह कैफ की इमारत पर डाली। क्या तुम भी सारे अमले को अब मुअत्तिल कर दोगे? उसने हंस के सर झटका। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खैर मैंने तुम्हारे 535 लेरा देने थे। उफ माहिर भाई, बहुत हो गया अब बस। वो कहते कहते रुक गई। वो कार का दरवाज़ा खोले, डैशबोर्ड से कुछ निकाल रहा था, एक रिबन में लिपटी फाइल। ये क्या है? उसने अचंभे से फाइल पकड़ी। मैंने 535 लेरा के बदले तुम्हें बेकरी बेच दी है।
माला ने करंट खा के उसे देखा। आंखें बेयकीनी से खुली रह गई। क्या? मेरे एक दस्तखत ने तुमसे तुम्हारी बेकरी का ख्वाब छीन लिया था। मैं तुम्हें वो वापस कर रहा हूँ। वो दस्तखत, वो संजीदा था। वो यख होते हाथों में फाइल पकड़ी शस्त्र सी खड़ी थी। उस फाइल का रंग जामुनी था। माला की सेकंड लास्ट किस्त आप अगले माह पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, 19वीं एपिसोड ख़त्म हो गई और इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मतलब बहुत मज़े की एंड हुई है यार। जिस तरह से माला खूबसूरत लिखती है यार, मतलब इतना प्यारा कैसे कोई लिख सकता है। जिस खूबसूरती से वो उन दोनों के दरमियान, मतलब हम हर एक सिचुएशन को फील कर रहे होते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन हो रही होती है, जैसे जैसे हम वो चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, वैसे वैसे हम फील कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे जैसे टेबल पर तनाव होता है, जैसे माला फील कर रही होती है, जैसे क्या नाम है उसका, हिलाल फील करती है, उसको डिफरेंट चीज़ें फील होती हैं, जैसे वाइब्स होती हैं डिफरेंट लोगों की, जैसे ज़ारा की वाइब्स होती हैं। यार कैसे माला, यार बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मेरा इतना, यार मैं समझ नहीं आ रही मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बयान करूँ। मतलब मुझे निम्रा अहमद के मैंने जितने भी नावल्स पढ़े हैं ना, आई एम इन लव विद वो निम्रा राइटिंग स्टाइल, जो भी उसका स्टाइल है यार। जाहिर सी बात है वो बंदी इतना अच्छा लिखता है। आप लोगों को ये आवाज़ आ रही है पीछे? ये बिल्कुल ये, मैं इस वक्त हॉस्टल में हूँ और मैं अपने रूम में नहीं थी। मेरे रूम में भी ऐसी ही आवाज़ थी और मैं इस चीज़ से बचकर दूसरे रूम में आई हूँ। मैंने अपने रूम से सफाई करवाई है आज आंटी को कहकर, मतलब हॉस्टल रूम है। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह मैं घर चली जाऊँगी। और ये इतनी कोई डिस्टर्बिंग वॉइस है, मुझे इतनी जहर लगती है वॉइस, उफ इतनी इरिटेटिंग है ये, पता नहीं कहाँ है ये। लेकिन मैं इसको इधर से भी अब सफाई करवाऊँगी आंटी से कहकर। ये मेरा रूम नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड के रूम में हूँ। उनके रूम में ताला लगा हुआ था और मैं ताला, क्योंकि मुझे पंखे नहीं चलाने और इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों को नॉइज़ फ्री वीडियो देनी थी, नॉवल नॉइज़ फ्री। आज के दिन मैंने 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं। 3 एपिसोड से मतलब 17, 18 और 19। सोचो एक दिन में मैंने कितना नॉवल रिकॉर्ड किया विदाउट एनी गैप। हाँ, दरम्यान में मैंने मैकरोनी बनाने के लिए गई थी, 1 घंटा लगा मुझे उसको बनाने में। मैंने जल्दी जल्दी बनाई तो उसको खा लिया। उफ, इसकी कितनी इरिटेटिंग वॉइस है, आई हेट हर। खैर, समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि मुझे पार्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन आप लोग टाइटल देखकर समझ जाया करें कि जो भी पार्ट्स हैं मैं उनको, जाहिर सी बात है अगर मैं वॉइस में अगर बोल देती हूँ तो मैं उसको बाद में चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अगर टाइटल मैं कभी गलत लिख भी देती हूँ तो मुझे बाद में आप लोग बता देते हो, तो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर टाइटल आगे पीछे हो, मैं बोलने में गलती कर जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो। उफ, इसकी आवाज़ कितनी इरिटेटिंग है। खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इसकी सिर्फ 2 एपिसोड्स रहती हैं, 20वीं और 21वीं, जिसको पार्ट्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और आज के दिन मैंने इसके 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं। अब इस नावल को मैं 1-2 हफ्ते बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली, मैं बाकी नावल्स लेकर चलूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन एक नावल कंप्लीट, उसकी काफ़ी सारी एपिसोड्स रिकॉर्ड कर दी। एक जब आप नावल पढ़ते हो ना तो उसका टेम्पो होता है, आपको भी अच्छा लग रहा होता है, आप भी इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर मैं एक डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करूँगी ना, मेरा टेम्पो नहीं बनता, मुझे मज़ा भी नहीं आता। आई हेट दिस वॉइस। खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं इसको देखती हूँ ये कहाँ इसको मारती हूँ मैं। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।